बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो क्लास 12 के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं फेडरल बोर्ड के, तो उसमें जो 12th केमिस्ट्री का पेपर हुआ है उसके ऊपर कंप्लीट एनालिसिस वीडियो है। ये आपने ज़रूर वॉच करनी है, क्योंकि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं या क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, फेडरल बोर्ड में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस किस्म का पेपर आया है और उसके लिए जो स्ट्रैटेजी आपको बताई जा रही है वो किस कदर इंपॉर्टेंट है। मतलब स्टूडेंट्स को जब तक ऑब्वियसली बात है प्रूव ना दो, स्टूडेंट्स जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। ऑब्वियसली बात है कि पिछले 2-3 साल से जो है वो मैं आप लोगों को इस चीज़ का साथ प्रूफ के साथ जो है वो मैं बता रही हूँ, एनालिसिस के साथ, कि ये वाला क्वेश्चन किधर से आया है, ये कहाँ से आया है। तो अभी जो न्यू सिलेबस के लिहाज से स्टूडेंट्स की जो क्यूरीज थी वो भी मैं आज आपकी जो है सॉल्व कर देती हूँ, क्योंकि इससे पहले जो है वो हम ओल्ड सिलेबस की बात करते थे, ओल्ड कोर्स की बात करते थे, ठीक है, लेकिन अब न्यू सिलेबस है उसके बारे में स्टूडेंट्स जो हैं उनकी ये क्वेश्चंस थे। सबसे पहले तो यहाँ पर मेरे पास लोकल एरिया पेपर है, ठीक है। जो हार्ड एरिया पेपर वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो काफ़ी ब्लर था, क्लियर नहीं था, लेकिन उसको भी मैंने जो है वो ChatGPT से थोड़ा सा क्लियर करवाया है। तो सबसे पहले आप देखें ये लोकल एरिया पेपर, जहाँ पर आपको ना ये टिक मार्क नज़र आ रहे हैं रेड, ठीक है, इसका मतलब है कि ये क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स जो फेडरल बोर्ड के थे ओल्ड सिलेबस वाले, क्योंकि उसमें भी यही टॉपिक्स पढ़ाए गए थे, तो उसमें ये क्वेश्चंस पहले से पूछे जा चुके हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पहले क्वेश्चन की बात बताऊं, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या पूछा हुआ है, गिवन द रिएक्शन, ये रिएक्शन गिवन है, डिटरमिन वेदर द रिएक्शन इज़ फिजिबल, ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। अब आप जो है वो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता है कि फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन जो है वो आपने पढ़ी हुई है, ठीक है, फिजिबिलिटी। और ये फिजिबिलिटी के रिएक्शन जो क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ये ओल्ड पास्ट पेपर्स में भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जस्ट वैल्यू चेंज हो सकती है या इक्वेशन चेंज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर अगर आयरन एंड लेड दिया हुआ है, आपको आयरन एंड जिंक दे दें, कुछ भी दे दें, लाइक आपको फिजिबिलिटी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए थी, ठीक है। और अगर आप किसी स्टूडेंट ने पास्ट पेपर्स जो है वो अच्छे से किए होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि उसके तो इसमें फुल मार्क्स होंगे, क्योंकि उसको आइडिया होगा कि पास्ट पेपर में अगर फिजिबिलिटी का क्वेश्चन आया है तो बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारा भी जो है वो इक्वेशन चेंज कर दी जाए, बट फिजिबिलिटी का रिएक्शन हमसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि बेसिकली पास्ट पेपर्स प्रिपेयर करने का जो है वो क्या फ़ायदा था। तो यहाँ पर आप देख लें कि हमारे पास अगर मैं देखूं तो यानी क्वेश्चन नंबर 1 में से जो है वो यानी लेफ़्ट साइड वाला पार्ट जो है वो पास्ट पेपर्स में से था, ठीक है। इसी तरह जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है, जब अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में जा रहा है तो किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी रिडक्शन हो रही है, ये भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड में और थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स में और वाले पार्ट्स जो हैं वो सारे के सारे पास्ट पेपर्स में थे, ठीक है। दिस इज़ शॉकिंग। तो अब यहाँ पर आप देख लें, सिर्फ जहाँ पर मैंने ना लाइक ये 14 क्वेश्चंस आपने करने थे, 14 में से सिर्फ जो 13 क्वेश्चन है उसके दोनों पार्ट्स जो हैं वो न्यू सिलेबस के टॉपिक में से थे, जैसे कि क्रोमेटोग्राफी जो है वो आपको पास्ट पेपर्स में नहीं मिलेगी, यानी बहुत ज़्यादा ओल्ड वाले पेपर्स में मिल सकती है, लाइक 2013-14 में मिल सकती है, लेकिन जो हम 2016 से बात कर रहे थे कि पेपर्स तैयार करने चाहिए उसमें आपको क्रोमेटोग्राफी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो लेकिन ये देखें और वाला पार्ट क्रोमेटोग्राफी वाला था कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग टर्म्स रिलेटेड टू द क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी फेज, सॉल्वेंट फ्रंट, ठीक है। और जो लेफ़्ट वाला पार्ट था वो क्या था, वाई ड्यूटीरेटेड सॉल्वेंट्स आर रिक्वायर्ड इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को इस तरह से सॉल्वेंट्स के लिहाज से या सैम्पल को कैसे प्रिपेयर करना, इतनी ज़्यादा डिटेल से जो है वो जो पिछला प्रीवियस जो आप कह लें ओल्ड सिलेबस था उसमें NMR की जस्ट आप कह सकते हैं कि प्रिंसिपल वगैरह ज़्यादा डिस्कस हुआ था, या थोड़ा सा पीक्स के बारे में, सॉल्वेंट्स की बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं हुई थी, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है, ठीक है। मतलब 14 में से 13 क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे पास्ट पेपर्स में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। एंड द शॉकिंग पार्ट इज़ कि सेक्शन सी में तो यानी चारों के चारों, लाइक थर्ड क्वेश्चन देखें उसमें लेफ़्ट साइड पे, फोर्थ क्वेश्चन तो आपको पता है इसके ग्रेस मार्क्स वैसे ही मिल रहे थे ड्यू टू दीज साइंस, ठीक है। लाइक मतलब अभी मिल रहे हैं या नहीं, बट मिलने चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब ये साइन उल्टा हो गया है, ठीक है, इथाइल अमाइन की जो बेसिसिटी वह सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, तो जब ये हमारे पास साइन जो है वो रिवर्स हो गया तो ये फेडरल बोर्ड की मिस्टेक है, ठीक है।
तो उस लिहाज से इस क्वेश्चन नंबर 4 के तो आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं भी था तो बेसिसिटी जो है उसका कंपैरिजन, यानी ये भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आया हुआ है, और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं उनके यानी प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी, ठीक है। देन आपके पास आ जाता है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 2 कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स, ये भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन है। और लास्ट में जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो फिनोल, वाटर एंड एथेनॉल की, ये वाला भी जो है वो पास्ट पेपर में क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि लाइक अगर किसी स्टूडेंट ने जो है वो पास्ट पेपर्स अच्छे से देखे हों। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं पास्ट पेपर्स में हमारे वो वाले क्वेश्चन नहीं हैं, ओल्ड सिलेबस वाले हैं। तो आपके साथ आपको क्या करना होता है, जब कोई पास्ट पेपर डाउनलोड करना होता है तो उसको पहले टिक मार्क करना होता है कि इसमें अगर 20 to 25 क्वेश्चन हैं तो उसमें से मेरे सिलेबस वाले कौन से क्वेश्चन हैं। पूरा साल आप बुक्स पढ़े होते हैं तो उसको टिक लगाना होता है, और फिर उन्हीं को पता चल गया कि आपको अच्छा ये हमने क्रोमेटोग्राफी का इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, NMR का ऐसे आ सकता है, या ऑर्गेनिक का इस तरह से आ सकता है। तो आपने वो चंद सवाल जो है वो पास्ट पेपर्स में से प्रिपेयर करने होते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो पास्ट पेपर्स हैं और आपका न्यू सिलेबस में टॉपिक्स का डिफरेंस ज़रूर है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सो आपको पता चल गया कि शॉकिंगली न्यू सिलेबस के पेपर में ऑलमोस्ट जो है वो अगर कोई स्टूडेंट है उसने प्रिपेयर किया होता तो 90 to 95% ये लाइक एक क्वेश्चन वो आप कह सकते हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 में वो नहीं जो है वो कर सकता था। बाकी आप कह लें 95% प्लस क्वेश्चन मार्क्स जो है वो स्टूडेंट ले सकता था। अब अगर हम आ जाएँ हार्ड एरिया पेपर की तरफ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो ब्लर है, ठीक है। ये भी देखें कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब मैंने इसको ना चैट GPT पे जो है वो इसको पेपर्स की जो पिक्चर्स हैं वो इसको इंसर्ट किया एंड राइट उसको कमांड दी राइट दिस पेपर क्वेश्चन क्लियरली, ठीक है। तो उसने देखे ये क्वेश्चंस बना के दे दिए। अब मैंने इसको सही तरह से प्रॉपर देखा तो नहीं है कि बिल्कुल इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक की है नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल जब मैंने देखा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ कि ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में से जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन उसको आइडेंटिफाई करना है और ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करनी है, ये पास्ट पेपर में है सवाल, ठीक है। फिर अगर सेकंड क्वेश्चन उसका और पार्ट देखते हैं तो सेकंड क्वेश्चन में जो है वो बफर सोल्यूशन कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो बफर सोल्यूशन की वर्किंग जो है वो वर्किंग प्रिंसिपल, तो वो पास्ट पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन है, ठीक है। फिर थर्ड क्वेश्चन में आ जाएँ तो हमारे पास ये थर्ड के दोनों पार्ट्स, यानी अगर हम देखें कि KB की वैल्यूज़ अगर गिवन है तो कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन बेसिक है, इसकी एक्सप्लेनेशन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, ये भी आपको पास्ट पेपर में मिलता है क्वेश्चन। तो सेम इसी तरीके से देखें क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है। और फिर 6 में आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स। अब आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट्स में बेंजीन के डेरिवेटिव्स थे, उसका रिएक्शन था, जैसे कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना ये बहुत ज़्यादा ब्लर है, लाइक आई थिंक सो ये नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है और इसके नीचे CH कुछ लगा हुआ है या OH है, कुछ समझ नहीं आ रही। तो ये है कि सिंपल ये इस तरह के डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन के जो रिएक्शंस हैं फर्दर, ये पास्ट पेपर्स में जो है वो क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि आपके पास अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। अब फिनोल है, नाइट्रोफिनोल है, बेंजोइक एसिड है, इसमें से कौन ज़्यादा एसिडिक है कौन बेसिक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली बात है कि विद एक्सेप्शन ऑफ फ्यू, जैसे कि अब ये आ गई ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप इसको बैलेंस करें, ये कितना ज़्यादा ये सवाल पूछे गए हैं पास्ट पेपर्स में, और हो सकता है कि सेम यही वाली क्वेश्चंस भी मेरे ख्याल में पास्ट पेपर्स में आई हुई हैं। तो जो है वो अब आपको पता चल गया कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पास्ट पेपर्स को देखना, ठीक है। तो इट मीन्स कि अगर जिन स्टूडेंट्स ने पास्ट पेपर्स से हेल्प ली होगी तो डेफिनेटली उनको ये ज़रूर हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट तक जो है वो जैसे टेक्स्ट मैसेजेस करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि मैम हमने तैयारी बुक की कर ली, अब हम दोबारा रिवीजन कर रहे हैं, आखिरी दिन में हम पास्ट पेपर देखेंगे, और फिर मैं कॉन्टीन्यूसली उनको बता के थक जाती हूँ कि देखिए आखिरी दिन पे कितने पास्ट पेपर्स कर लेंगे आप, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स को आपने बिल्कुल स्टार्ट से ही प्रिपेयर करना था, स्टार्ट से ही देखना था। तो यह है कि आपको ताकि ईच एंड एवरी क्वेश्चन का पता हो कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, उसको मुझे कैसे आंसर करना है, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो आपके माइंड में कैलकुलेटेड होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जब आप एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं ना तो उस वक्त ये चीज़ नहीं होती कि अब आप सोचें कि मुझे आ तो रहा है सवाल लेकिन मैंने इसको लिखना कैसे है, आप बैठ के सोचते रहें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। उसमें अब लास्ट में मैं आपको इसमें ये एक्सप्लेन कर दूं कि जो मैंने ऑब्जेक्टिव अपलोड किया था ना उसमें से इस ऑब्जेक्टिव में थोड़ा इश्यू था, ठीक है।
यानी जो ऑब्जेक्टिव का आंसर है वो रॉन्ग जो है वो अपलोड हो चुका है, ठीक है। जो मैंने एमसीक्यू की जो है वो अपलोड की है, उसको फिर मैंने क्या किया है कि वीडियो में तो अब ऑब्वियसली बातें नहीं ठीक हो सकता, तो मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँगी। बाकी जब आप easycam4u.com वेबसाइट पे जाएंगे और उस पर जब क्विज़ परफॉर्म करेंगे तो क्विज़ में मैंने उसका ऑप्शन करेक्ट कर दिया है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन देख लें। इफ़ अ सॉल्यूट इज़ मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट देन नॉन पोलर सॉल्वेंट द पार्टीशन कोएफिशिएंट विल बी, ठीक है। तो अब इसके ये ऑप्शंस थे, तो मैंने जो अपलोड की वीडियो आंसर की, ठीक है, उसमें मैंने ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट कर दिया था, ड्यू टू मिस्टेक ग्रेटर देन 1 का ऑप्शन कर दिया था, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं है। सबसे पहले हमें देखना है कि पार्टीशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है। तो ये एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं और इन्होंने हाईलाइट किया कि मैम आपने तो मतलब लाइक ग्रेटर देन 1 का ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन ये तो मतलब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला जो हमारी बुक में है, ठीक है, तो ये लेस देन 1 बनता है, ठीक है। तो ये लेस देन 1 बनता है। तो फिर मैंने इसको चेक किया और इन्होंने कहा कि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ठीक है। अब मेरे पास जो बुक्स थी तो उसमें तो लाइक वही वाला फार्मूला है जो आपकी बुक फेडरल बोर्ड में भी है, ठीक है। जैसे कि ये है, ठीक है, जैसे कि यानी जो ऑर्गेनिक है आपके पास, ठीक है, ऑर्गेनिक लेयर टू इनऑर्गेनिक लेयर, ठीक है, और जिसको आप नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर टू पोलर कह सकते हैं, वाटर पोलर है ना, ठीक है, नॉन पोलर टू पोलर की रेशो आप कह सकते हैं। तो वाटर यहाँ पर जो है वो हमारे पास पोलर है, और अभी हमने कहा कि अगर क्वेश्चन क्या था कि अगर कोई सॉल्यूट पोलर में मोर सॉल्युबल हो एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कंसनट्रेशन इन वाटर जो है वो हाई आ रही हो, ठीक है, हाई आ रही हो, तो ऑब्वियसली बात है कि इसकी वैल्यू जो है वो लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है, लेस देन 1, क्योंकि जब डिनोमिनेटर जो है वो उसकी वैल्यू बिगर हो जाती है और नंबरेटर की छोटी हो जाती है, तो वैल्यू जो है आंसर जो है वो लेस देन 1 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें के शुड बी लेस देन 1, ठीक हो गया। और मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, ये आपकी बुक है। अब इन्होंने ना क्या किया, पार्टीशन कोएफिशिएंट की जो डेफिनेशन है ना वो भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है। क्लियर इन अ सेंस कि उन्होंने ये नहीं बताया हुआ कि रेशियो ऑफ एनी सॉल्यूट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स टू इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, या फिर कह दें कि इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स टू पोलर सॉल्वेंट, ऐसे नहीं बोला हुआ। बस ये देखें डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, द रेशियो ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूट इन टू डिफरेंट इमिजिबल सॉल्वेंट्स, ठीक है, इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे अब C1 ओवर C2 ये भी कह रहे हैं लिखा जा सकता है, और C2 ओवर C1 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लेकिन बुक्स में जब आपको मैं यहाँ पर दिखा दूँ, बुक्स वगैरह में जब भी हम यहाँ पर देखते हैं तो जैसे ये सेपरेटिंग फनल में भी हम इसको रखते हैं, तो ऑर्गेनिक लेयर जो है वो टॉप पे आ जाती है और इनऑर्गेनिक लेयर या एक्वस फेज जो है वो बॉटम पे आ जाता है। तो ऑर्गेनिक ओवर एक्वस फेज है, ठीक है। तो इसी तरह रेशो में भी यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, रेशो में भी, यानी वाटर का जो सोल्यूट कंसनट्रेशन इन वाटर जो है वो डिनोमिनेटर में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया, आपकी बुक में जो फार्मूला है उसी को फॉलो किया जाएगा। फिर मैंने उन स्टूडेंट से पूछा है कमेंट में कि कौन सी बुक में आपको इसकी रेशियो उल्ट नज़र आ रही है, लाइक किसी और अदर लाइक फिजिकल केमिस्ट्री कोई बुक हो सकती है, कोई डिटेल मुझे नहीं पता, लेकिन अभी नॉर्मली जो नेट पे चेक किया है ईच एंड एवरीथिंग जो बुक्स है मेरे पास, उनमें यही जो है वो रेशियो है, ठीक है। ऑर्गेनिक पोर्शन ओवर इनऑर्गेनिक या एक्वस, ठीक है, एक्वस जो है वो डिनोमिनेटर में ही रहेगा। तो इसके लिहाज से फिर हमारे पास जो ऑप्शन बनता है इसका वो लेस देन 1 बनता है, ठीक है। अगर किसी ने स्टूडेंट ने ग्रेटर देन 1 लिखा है तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जो बुक में फॉर्मूला है उसी को फॉलो किया जाएगा ना। अब अगर तो कोई स्टूडेंट कहे कि नहीं इसमें लेस देन भी आ सकता है, ग्रेटर देन भी आ सकता है, तो ऑब्वियसली बात है ये तो एक जो आप कह लें डिस्प्यूटेड एमसीक्यू बन जाएगा और फिर इसका जो है वो ग्रेस मार्क्स देने बन जाएंगे। लेकिन जब फेडरल बोर्ड इस चीज़ को देखेगा और वो इस चीज़ को जब कहेगा कि ये डिस्प्यूटेड नहीं है, बुक में जो फार्मूला है उसको फॉलो किया जाएगा, तो बुक में फार्मूला के अकॉर्डिंगली लेस देन 1 जो है वो आंसर बनता है, ठीक है।
आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अभी आपके जो भी बाकी भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनके लिए भी आप काइंडली पास्ट पेपर्स को ज़रूर एक नज़र देख लें, एक दफ़ा देख तो लें। लाइक पेपर में क्या, बायो का पेपर है, फिज़िक्स का पेपर है, मैथ्स का है, इंग्लिश का है, उर्दू का, उसमें क्या पास्ट पेपर्स में वही टॉपिक्स जो अगर आपके सीनियर्स ने भी पढ़े हुए हैं, आप भी वही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो उनके क्वेश्चंस किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, क्योंकि फेडरल बोर्ड का पेपर हलवा टाइप्स तो कभी भी नहीं रहा, यानी हम सोचे कि बहुत ही ईजीएस्ट और हलवा टाइप जो है वो आ जाते हैं, नहीं, देयर इज़ सम लेवल, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल ऐसे लो बेस करने की वजह से। तो आपको अगर इसका मतलब है पास्ट पेपर देखकर आपको सेटिस्फेक्शन हो रही है कि यस इसमें जितने क्वेश्चंस हैं मतलब आई कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैम और आई कैन सॉल्व दैम, तो फिर बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आपको लग रहा, आप पैनिक हो रहे हैं पास्ट पेपर्स को देख के, आपको लग रहे हैं ये कैसा सवाल पूछ लिया, इसमें क्या पूछा हुआ, आप परेशान हो रहे हैं, तो आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर वो टॉपिक आपकी सिलेबस में है तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लें, क्योंकि यानी एग्ज़ाम्स में जाने से पहले आपके पास फिर भी टाइम है कि आप जितनी ज़्यादा तैयारी हो सके अच्छी आप कर लें। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इसको बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर दें। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की शर्फ अता फरमाए। आमीन।